गेंदा है खिला बाग में, मैदान में सरसों, सहराब बसंती है ये गुलजार बसंती। गेंदों के दरख्तों में नुमाएं नहीं गेंदे, गेंदों के दरख्तों में नुमाएं नहीं गेंदे, हर शाख के सर पर है दस्तार बसंती। बसंती बहारों के इस मौसम में जहाँ चारों ओर बसंत बहार है, बसंत ही बसंत खिली हुई है, गुलों में शोखियाँ भरी हुई हैं, और ऐसे बहारा मौसम की इस सुरमई सांझ में मैं मधुर परिहार आप सभी आमंत्रित अतिथिगण का और गण्यमान्य सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। गुलाबी शबनमी सपनों के साए में बसर कर ले, गुलाबी शबनमी सपनों के साए में बसर कर ले। चलो इस शाम को फूलों के साए में बसर कर ले। भजन मीरा के हो या मीर की गजलों की हो खुशबू, भजन मीरा के हो या मीर की गजलों की हो खुशबू, मोहब्बत के हंसी लम्हों के साए में बसर कर ले। जी हाँ दोस्तों, शायरी मोहब्बत है और मोहब्बत के इन हसीन लम्हों के साए में हम और आप कुछ पल बिता लेते हैं आज की इस खूबसूरत शाम में जो सजाई गई है चंद्रा ग्रुप ऑफ होटल्स की तरफ से। जी हाँ, जिसमें आप और हम साक्षी बनेंगे एक नए नव पल्लवित पुष्प की। हम साक्षी बनेंगे श्री बसंत बूब की पहली शायरी की कृति खेल जैसी जिंदगी के लोकार्पण की। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और देते हैं हम श्री बसंत बूब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई उनकी इस पहली कृति के लिए। कहते हैं किताबें व्यक्ति की सच्ची मित्र होती हैं। किताबें खुद भले ही जड़ हो, मगर वे हमारी चेतना की को गहराई देती हैं। और यही वजह है कि जब पुस्तक लोगों के बीच में आती है, सार्वजनिक होती है, तो उसका समारोह मनाया जाता है, उसका जश्न मनाया जाता है। और आज ऐसे ही एक जश्न में शरीक हो रहे हैं आप और हम। एक कृति जिसका नाम है खेल जैसी जिंदगी, उसके विमोचन समारोह में आप और हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रख्यात कथाकार और शायर श्री हबीब कैफी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं न्यायमूर्ति माननीय श्री गोविंद माथुर साहब, पूर्व मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं प्रोफेसर सूरज पालीवाल साहब, पूर्व अधिष्ठाता और अध्यक्ष साहित्य विद्यापीठ वर्धा। सर, आपका भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर राम अकेला, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर। आपका भी सर आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं कृतिकार बसंत बूब साहब का भी। और कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाने के लिए मेरा हमारे आमंत्रित अतिथियों से सादर निवेदन कि वे कृपया मंच की तरफ पधारे, मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करावे, तत्पश्चात मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करावे। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां। एक बार पुनः स्वागत मंचासीन अतिथिगण का, जिनकी बहुमूल्य उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को, आज के इस आयोजन को मूल्यवान बना रही है, जिनकी सादर उपस्थिति से आज का हमारा मंच शोभायमान है।
माँ शारदे की वंदना के बाद अब निभा लेते हैं स्वागत और सत्कार की रस्म, जिसमें हम हमारे आदरणीय अतिथिगण का स्वागत और सत्कार करेंगे, जिसकी हमारी सदियों से परंपरा रही है। तो आज के हमारे अध्यक्ष श्री हबीब कैफी साहब को माला पहनाकर उनका स्वागत और सत्कार करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री सुरेश राठी जी को। आपको साफा पहनाकर आपका सम्मान और स्वागत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री GS सावंत साहब को। बहुत श्रीमान GM बूट साहब को पधारे। साफा पहनाकर आपका स्वागत करने के लिए मैं मंच की तरफ आमंत्रित करती हूँ श्री अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित साहब। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है प्रोफेसर सूरज पालीवाल साहब। आपको माला पहनाकर आपका स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ जवाहरलाल मुंद्रा जी को। ये मंच की तरफ आमंत्रित करती हूँ विकेश निर्मोही जी को। मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री हरि व्यास जी को, हरिदास व्यास जी को। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रीतम जी झावर को, श्री प्रीतम जी झावर साहब। आज के हमारे कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर राम अकेला जी। आपको माला पहनाकर आपका स्वागत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ शिवजी सोनी साहब को। अनुराग लोहिया जी साहब से मैं निवेदन करती हूँ कि मंच की तरफ पधारें। मयूर माहेश्वरी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भागीरथ वैष्णव जी से मेरा निवेदन कि वे कृपया मंच की तरफ पधारें। वसंत बूक को माला पहनाकर उनका सम्मान और स्वागत करने के लिए मंच की तरफ आमंत्रित करती हूँ शशांक जी से। आगे पुरोहित जी से मैं आग्रह करती हूँ कृपया पधारें। आमंत्रित करती हूँ रवि सैन जी को। मयूर बाहेती जी को मैं मंच की तरफ आमंत्रित करती हूँ। और ऐसे ही अच्छे लोगों का सानिध्य हमें आज मिल रहा है और जिनकी देख रेख में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। ये पूरा का पूरा परिवार सदैव साहित्य और साहित्यकारों की सेवा में तत्पर रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंद्रा ग्रुप ऑफ होटल्स की, जो पिछले 27 वर्षों से होटल व्यवसाय में रत है। चंद्रा समूह की पहली होटल चंद्रा इन 1997 में बनाई गई, अस्तित्व में आई। उसके बाद 2014 में चंद्रा इंपीरियल और 2016 में चंद्रा ग्रैंड मंडोर वाली ब्रांच बनाई गई। आपकी होटल्स की ये खासियत रहती है कि यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन उपलब्ध रहता है। और जोधपुर में चंद्रा इन उस दौर की साक्षी रही है जब साहित्यिक प्रोग्रामों का तांता लगा रहता था। होटल्स का ये समूह कई सामाजिक सरोकार के कार्यों में लगा रहता है, संलग्न है और साहित्य को बहुत प्रोत्साहित करता है ये समूह। और अगर मैं ये कहूँ कि यह साहित्य को समर्पित एक परिवार है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहते हैं अगर दिल ही मुअज्जन हो सदाएं काम आती है। अगर दिल ही मुअज्जन हो सदाएं काम आती है। समंदर में सभी माफिक हवाएं काम आती है। मुझे आराम है दोस्तों की मेहरबानी है। मुझे आराम है दोस्तों की मेहरबानी है। दुआएं साथ हो तो सब दवाएं काम आती है। और आज के इस कार्यक्रम में अपनी दुआएं और अपने आशीष देने पधारे हमारे सभी अतिथिगण और सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे आमंत्रित अतिथिगणों का शब्द पुष्पों से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ चंद्रा बूब साहिबा को कि वे पधारें और अपने स्वागत उद्गार से उद्बोधित करें। कृपया पधारें। धन्यवाद मधुर जी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हजारों ऐब है मुझ में, हजारों ऐब है मुझ में, नहीं कोई खूबी बेशक। हजारों ऐब है मुझ में, नहीं कोई खूबी बेशक। मेरी खामियों को तुम खूबियों में तब्दील कर दे। मेरी हस्ती है एक खारे समंदर सी, ए मौला तुम इसे
अपनी रहमतों से मीठी जीत करता है। तू अपनी रहमतों से इसे मीठी जीत करते। चंद्रा ग्रुप ऑफ होटल्स की जानिब से आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह में आप सभी का सादर अभिवादन वंदन करती हूँ। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मेहमाने खुसूसी मुख्य अतिथि परम आदरणीय न्यायमूर्ति ऑनरेबल श्री गोविंद जी माथुर साहब, जो अद्भुत कार्यशैली अथाह ज्ञान के सशक्त हस्ताक्षर हैं और जिन पर माँ शारदे का अपरिमित वरदहस्त है, मैं आज इस मंच पर आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। मैं अत्यंत अदब एहतराम से इस्तकबाल करती हूँ बेमिसाल लफ्ज़, खूबसूरत ख्याल, लहजा, लाजवाब शायरी, कहानीकार, गज़लों के शब्दों के शिल्पकार, कारीगर, आज के कार्यक्रम के सद्र अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हबीब कैफी साहब, आपका दिल की गहराई से स्वागत अभिवादन प्रणाम करती हूँ। हबीब साहब फरमाते हैं, जब भी कोई ख्वाहिश रखना, जब भी कोई ख्वाहिश रखना है, अच्छा है कुछ दानिश रखना। दिल मंदिर मस्जिद जैसा है, दिल मंदिर मस्जिद जैसा है, दिल में ना कोई रंजिश रखना। आपका खैर मकदम करती हूँ आदरणीय कैफी साहब का। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, हमें आज सानिध्य मिला है। मेहमाने इम्तियाजी विशिष्ट अतिथि मंच पर विराजमान है परम विद्वान, अपनी प्रभावी वाक शैली के धनी आदरणीय शिक्षाविद डॉक्टर सूरज पालीवाल साहब, आपका अंतर्मन की गहराई से स्वागत अभिवादन करती हूँ। हम बड़े खुशनसीब हैं, मंच पर मेहमाने इम्तियाजी के रूप में आसीन है हमारे अपने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राम अकेला, जो अकेले नहीं है, जो कि हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं और अत्यंत ही सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका सुस्वागत अभिवादन करती हूँ। खेल जैसी जिंदगी के रचनाकार बसंत बूब को अंतःस्थल की गहराई से आशीर्वाद, बधाई, अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। मैं स्वागत अभिवादन करती हूँ इस सभागृह में मौजूद अत्यंत विशिष्ट साहित्यकारगण, पत्रकार बंधुओं, सभी हमारे फैमिली मेंबरान जिनका सहयोग, लाड, प्यार हमेशा इस परिवार को मिलता है। मिठेश जी निर्मोही साहब, हरिप्रकाश जी राठी साहब, हमारी भाभी साहिबा जो फ्रंट में आवा भाभी, मिसेस पालीवाल, पद्मजा जी, हमारे लॉयनिज्म से पधारे हमारे सावंत साहब, मालती भाभी, मेरी मंजू भाभी, मेरे भैया गिरीश जी, हमारे स्टाफ के सभी मेंबरान, हमारे अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित, नीरज जी, राज जी और सभी रत्न, आप सभी का एक बार पुनः अंतःस्थल की गहराई से साधुवाद वंदन करती हूँ आज के इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए। साथियों, यकीनन हर एक किरदार के भीतर उद्वेलित मन, शब्दों का, साहित्य का, शब्दों की उपस्थिति होती है, एहसासात होते हैं खुशी के, गम के, पीड़ा के, प्यार के, प्रीत के, जीत के, रीत के, बेरीत के, रंगीन, बेरंग और मन, और ये मन शब्द पिरोता है, शब्द खाता है, शब्द पिरोता है घाव मरहम के, हास्य और गम के, रंजिश और संवेदना के, तृप्ति और प्यास के,
खुशी और नाखुशी के, और जिसने यकीनन इन शब्दों को कैद करके, गिरफ्तार करके कलम को कागज पर उकेर दिया, वह शख्स शायर, गजलकार, कहानीकार, साहित्य प्रेमी और अलौकिक संपदा का धनी बन जाता है और बहुत सुकून पाता है। चाकू खंजर तीर तलवार, चाकू खंजर तीर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा घाव देता है। चाकू खंजर तीर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा घाव देता है, और शब्द पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे, और शब्द पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे। इन्हीं शब्दों की महफिल में, इसी दुनिया में एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन, स्वागत, वंदन करती हूँ। आप सभी के पधारने का खुशी जाहिर करती हूँ और ईश्वर से इन शब्दों के साथ विदा लेती हूँ कि हे ईश्वर मेरी इबादत को, हे ईश्वर मेरी इबादत को तू कुछ कर ऐसे मंजूर कि मुझसे जुड़े हर रिश्ते की तकदीर संवर जाए। आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, तू नवाजे तो जुगनों से सितारा हो जाऊं। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी फितरत है एक प्यासे कुएं की, तू नवाजे तो मीठी झील बन जाऊं। बहुत बहुत साधुवाद। इस कदर रोशन है महफिल आज की अच्छा लगा, इस कदर रोशन है महफिल आज की अच्छा लगा, एक चिरागे दिल में की है रोशनी अच्छा लगा। और ये चिराग और इसकी रोशनी चहुं दिशा में फैले, चारों ओर इसी तरह और उन्नति करती रहे और फैलती रहे, प्रकाश करती रहे, यही शुभकामनाएं देते हैं हम आज के हमारे इस चिराग को। कहते हैं किताबें जिंदगी का वो अस्त्र है जो बिना किसी को घाव दिए जीत हासिल करवा देती है, और आज हमारे हाथ में एक ऐसी ही कृति, एक नया अस्त्र है, खेल जैसी जिंदगी। शायरी की एक किताब। कहते हैं काव्य वह रचना है जिसमें चित्त की रस या मनोवेगों से पूर्ण होता है, यानी वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। काव्य में चिंतन की अपेक्षा भावनाओं की प्रधानता होती है और इसका साहित्य आनंद सृजन करता है। आनुषांगिक रूप से काव्य द्वारा भाषा की समृद्धि होती है और कहते हैं कि साहित्य जो है मूलतः आनंद का साधन है। शब्द ब्रह्म है और उसकी साधना कर साधक अपने सृजन को साकार और मूर्त रूप देता है। ऐसी ही एक साधना और ऐसा ही एक प्रयास है खेल जैसी जिंदगी, जो प्रथम कृति है श्री बसंत रूप जी की। तो आज के इस समारोह में अब वो समय आ गया है जब हम सभी रूबरू होंगे इस कृति से। मेरा सादर अनुरोध आज के हमारे सम्मानित मंच से कि वे कृपया इस पुस्तक को लोकार्पित कर अनुग्रहित करावे। कहते हैं टूटते हुए तारे से जब भी कुछ मांगा जाता है तो वह हमें मिल जाता है, और ये भी कहा जाता है कि टूटते तारे जैसा होता है बड़ा भाई, कुछ भी मांग लो मिल जाता है। और वही बड़ा भाई तब अपने हृदय के भावों को रोक नहीं पाता जब छोटे ने कुछ ऐसा कर दिखाया हो जिससे पूरे परिवार को गर्व होता है। खेल जैसी पुस्तक जिंदगी पर अपने मन उद्गार प्रस्तुत करने हमारे बीच आमंत्रित करती हूँ श्री पवन बूब जी को। आप अग्रत हैं बसंत बूब जी के। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री गोविंद माथुर साहब, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राम अकेला जी, जयपुर से हमारे बीच पधारे डॉक्टर सूरज पालीवाल साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री हबीब कैफी साहब, सभागार में उपस्थित सभी मित्र, परिवार के सदस्य,
और साहित्य वर्ग के विशिष्ट जन। आज हम सभी यहाँ बसंत की पुस्तक खेल जैसी जिंदगी के लोकार्पण के लिए एकत्रित हुए हैं, तो सर्वप्रथम बसंत को खूब बधाई। अच्छा शेर कहना कोई बड़ी बात नहीं है, अपना शेर कहना बड़ी बात है। बसंत के ये शायरी का सिलसिला आज से तकरीबन 10 साल पहले शुरू हुआ। उस समय वो कॉलेज में मुंबई में पढ़ता था। एक व्हाट्सएप ग्रुप की रचना हुई जिसमें हमको भी जोड़ा गया, नाम था शायरी। हर कुछ दिन में एक प्यारी सी कविता सुबह उठते ही उसमें पढ़ने को मिलती। नीचे लिखा होता माय न्यू वन। पहले तो ऐसा लगा ये कोई कॉपी पेस्ट फॉर्मूला है, क्योंकि पूरे परिवार के इतिहास में कभी कोई शायर नहीं हुआ। लेकिन बहुत जल्दी ये गलतफहमी दूर हो गई। इसके बाद बसंत ने जल्दी जोधपुर में अपना बिजनेस ज्वाइन किया। जिस व्यस्तता को हम सभी ने अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया है, उस व्यस्तता में रहते हुए भी बसंत ने शायरी लिखना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि ये शायरी उसको सुकून देती थी। आप जब रिश्तों को संवेदनाओं से जोड़ के देखते हैं तो वो संवेदनाएं भावुकता पैदा करती हैं, और उसी भावुकता से बसंत की रचनाओं का संबंध है। ये पुस्तक शायरियों का एक संग्रह है जिसमें बसंत ने अपने भावों को खुलकर बयां किया है और एक बहुत ही सरल भाषा में बयां किया है। जब आपकी दृष्टि तय हो कि आपको कहना क्या है, तो बात फिर सिर्फ कहने की बचती है। आप ये एक आम संवाद से कह सकते हैं, या आप इसको साहित्य में शायरी के द्वारा, कविताओं के द्वारा कह सकते हैं। अगर आप कविता का रास्ता चुनते हैं, उसमें आपको एक डिसिप्लिन होना पड़ता है, उसके कुछ मापदंड होते हैं। आपको अपने भीतर एक बहुत गहरा चिंतन करना होता है, एक गंभीरता लानी होती है। और ऐसी ही गंभीर लेकिन सरल शायरी, जिसमें जो शायर कहना चाहे वो सुनने वाले और पढ़ने वालों को बिल्कुल वैसा ही संप्रेषित हो जाए, ऐसी शायरी आपको इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगी। बसंत लिखते हैं, अब जो गौर करूं तो यकीन आता है कि नदी बहती है मेरे अंदर और खुद सैलाब हूं मैं। बसंत की शायरी इस पुस्तक में पढ़ने से आपको यह एहसास होगा कि उसके भीतर कितने मजबूत पारिवारिक मूल्य हैं। आत्मीय भाव से भरी वो सभी धाराएं हैं जो परिवार को एक रखना चाहती है, जो सभी के लिए बहुत समर्पित है। इस शायरी में आपको रिश्तों की तमाम खिड़कियां दिखाई देगी। पुस्तक की पहली ही कविता मां पर है। कविता कुछ इस तरह है, मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा। पहले दिखलाता था तुझे, अब अंदर ही रो लेता हूं मां। एक कविता बेटिया पर है, एक कविता नानी मां पर है, और जब तक आप आखिरी कविता तक पहुंचते हैं जिसका शीर्षक है तेरे निशान क्यों नहीं मिलते, तो आपको इशारा हो जाएगा कि ये शायर कितना उम्दा है, इसमें कितनी सारी संभावनाएं हैं, व्यक्तियों को बांधने की एक अनोखी क्षमता है, एक अजीब कशिश है। जो भी बसंत से मिलता है वो उसके अपने परिवार का सदस्य उसको मान बैठता है, और यही किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है। हर दिन एक नया सूरज उगता है, नए विचार मन में प्रकट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बसंत इसी तरह शायरी लिखना जारी रखे और प्यार भरी, मोहब्बत भरी, खुशियों भरी शायरी लिखे, क्योंकि जैसा इंसान भीतर से अनुभव करता है वैसा ही उसकी शायरी में पाता है। खेल जैसी जिंदगी के लिए बसंत को खूब सारी शुभाशीष, खूब सारा प्यार। धन्यवाद। आपके मन भावों को सुनकर हम तो बस यही कहेंगे कि दहलीज पर रखी है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पर रख दी है किसी शख्स ने आंखें। रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। प्रथम कृति
का आना कई मायनों में महती भूमिका रखता है। जहाँ अब तक हमारी साधना स्वांत सुखाए होती है, वह अब पाठकों के हाथ में जाती है और वर्षों की हमारी मेहनत शायरी और काव्य के मोतियों में पिरो दी जाती है, मोतियों का रूप ले लेती है और एक संग्रह में परिलक्षित हो जाती है। तो वह माला जो कि उन शब्दों से बुनी जाती है, निश्चित तौर पर चंदन की माला के समान होती है, जो सदैव अपनी महक से महकाती रहेगी। सरल सहज सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री बसंत ने अपनी इस कृति में जिंदगी के दर्द, सुकून, खासकर रिश्तों को विशेष महत्व दिया है और भावनाओं की प्रधानता के साथ जीवन के हर पहलू को उन्होंने गहन दृष्टि रखकर शायरी में पिरोने का प्रयास किया है। और इस तरह की ये जो किताब बन पड़ी है, वो आज हमारे बीच में है। जिंदगी के उतार चढ़ाव ने जो सबक दिए हैं, उन्हीं को संजो कर बयां करने का एक प्रयास, खेल जैसी जिंदगी। क्योंकि अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफी, अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफी, हुनर भी चाहिए अल्फाज में पिरोने का। और ये हुनर बड़े ही अच्छे तरीके से आता है हमारे इस शायर को, जो 13 फरवरी 1992 को हमारे जोधपुर में ही जन्मे हैं। आप एक प्रतिभावान छात्र के रूप में अपनी शिक्षा ली है आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मुंबई संस्थान से, और आपने MBA टेक भी किया है उसी संस्थान से। शेर कहने का जो सिलसिला है या सलाहियत है, एक दिन में नहीं आती। शायरी का ताल्लुक तो मिजाज से है। कॉलेज की शिक्षा के दौरान ही आपकी साहित्य में रुचि बढ़ी और आपने शायरी की शुरुआत की। आप एक ऐसे सहृदय व्यक्ति हैं जो मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र के प्रति भी सद्भावनाएं रखते हैं और जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब मुगालतों से दूरी बनाए रखते हैं। आप पिछले एक दशक से पैतृक होटल व्यवसाय चंद्रा ग्रुप ऑफ होटल से जुड़े हुए हैं। आपकी करतल ध्वनि के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हुए साहित्य समाज के इस नए सदस्य का कि वे आए और अपनी पुस्तक के विषय में हमें जानकारी दें और अपनी कुछ चुनिंदा रचनाएं आज हमें सुनाएं। गुलों की शबनमी कतरों से एक सागर बनाया है, शाख के नर्म पत्तों से बहारों को खिलाया है। शहद गुलकंद मिलता है गजलो नस्म में इनकी, नया गालिब, नया खुसरो, नया गुलजार आया है। स्वागत करते हैं बसंत जी का। नमस्कार। जज्बात इंसान को मजबूर बनाते हैं, जज्बात इंसान को मजबूर बनाते हैं। चुपके से आकर आंखों में बस जाते हैं। जज्बात इंसान को मजबूर बनाते हैं, चुपके से आकर आंखों में बस जाते हैं। नींद और सुकून बिकते नहीं जहां में, नींद और सुकून बिकते नहीं जहां में। इसलिए शायरी बेचकर हम काम चलाते हैं, इसलिए शायरी बेचकर हम काम चलाते हैं। किताब का ये रूप जो आप लोग देख रहे हैं, ये कोई साहित्य की रचना नहीं है, बल्कि भावनाएं हैं। वो भावनाएं जो कभी माँ बाप के प्रति व्यक्त थी, कभी ईश्वर के प्रति, कभी जिंदगी में मिले प्रेम के प्रति, तो कभी रंजिशों के प्रति, कभी बच्चे के प्रति, तो कभी अपने प्रियजनों के प्रति। कि जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है और शायरी सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि अपनी बातों को संजीदगी से व्यक्त करने का तरीका भी है। जिंदगी हमें कई किरदार में रंगने के लिए मजबूर करती है और हमें हर हाल में उसे खेल समझकर जीना होता है। मेरी इसी भावना को व्यक्त करते हुए इस किताब का शीर्षक खेल जैसी जिंदगी। मेरे इस सफर में जब भी रुकावटें महसूस हुई, मैंने ये पाया कि मेरे माता पिता, भैया भाभी एवं समस्त परिवारजन ढाल बनकर साथ खड़े थे।
छाले मुझे होते थे और परिवार का कोई जन मिर्ची वाली सब्जी नहीं खाता था। एक तरफ मेरे अजीज दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर सफर को आसान बनाते गए और दूसरी तरफ मेरे घर में दो प्यारे बच्चे, भतीजा विमान व भतीजी आरना, ऐसे मासूमियत से शायरी को सुनते थे जैसे मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो। ईश्वर की एक अद्भुत शक्ति हम लोगों के साथ है और हमेशा रहेगी, जो हर कठिनाई में भी लड़ने का साहस देती है। और इस विश्वास को मैंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत करने की भरपूर कोशिश की है। मैं अपने दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं परम आदरणीय हबीब कैफी साहब का, जो साहित्य जगत में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। उन्होंने अपनी छत्र छाया में अपने मार्गदर्शन से पुस्तक को अंजाम देने में अपना योगदान दिया। उनके बिना यह पुस्तक प्रकाशन तक नहीं पहुंच पाती। मैं परम आदरणीय न्यायाधीश श्री गोविंद जी माथुर साहब को प्रणाम करता हूं। आपने अपना आशीर्वाद यहां पधार कर मुझे दिया। मैं आभारी हूं भाई राम अकेला जी का, जो निरंतर मुझे सकारात्मक प्रोत्साहित करते रहे। मैं आभारी हूं डॉक्टर सूरज पारीवाल साहब का, जिन्होंने मंच पे आके मुझे प्रोत्साहन दिया। इस पुस्तक के प्रकाशक अरिहंत प्रकाशन, जिनके कारण ये पुस्तक प्रकाशन में आई, मैं आपका भी आभारी हूं। मेरे पूरे परिवार व आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। इसी कड़ी में मैं कुछ अपनी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहली रचना, जिसका शीर्षक है रंगमंच। अर्ज है, रंगमंच के इस खेल ने बहुत कुछ सिखा दिया। रंगमंच के इस खेल ने बहुत कुछ सिखा दिया। पर्दे के उठते ही नया रास्ता दिखा दिया। पर्दे के उठते ही नया रास्ता दिखा दिया। कुछ सपने लेकर इस रंगमंच पर आया था मैं। कुछ सपने लेकर इस रंगमंच पर आया था मैं। हजारों की भीड़ में अकेला लड़ना था मुझे। हजारों की भीड़ में अकेला लड़ना था मुझे। शीशे के सपनों को क्या पता, शीशे के सपनों को क्या पता तकदीर क्या होती है। शीशे के सपनों को क्या पता तकदीर क्या होती है। जिस राह पे निकल पड़े मंजिल उधर ही होती है। मंजिल उधर ही होती है। किसी रास्ते पे यूं टकरा गए हम। किसी रास्ते पे यूं टकरा गए हम। राह से घबरा गए। उसी का आशीर्वाद था, उसी की दुआ थी। उसी का आशीर्वाद और दुआ थी। डगमगाते ही सही मंजिल की तरफ बढ़ते रहे हम। मंजिल की तरफ बढ़ते रहे हम। शतरंज का ये खेल भी निराला है। शतरंज का ये खेल भी निराला है। प्यादे को भी राजा बना देता है। प्यादे को भी राजा बना देता है। तो कहीं डूबते को भी तैरना सिखा देता है। तो कहीं डूबते को भी तैरना सिखा देता है। आंसुओं की धार से लड़ा हूं मैं हर लम्हा। आंसुओं की धार से लड़ा हूं मैं हर लम्हा। बिन सहारे ही जिया हूं मैं हर जगह। खुदा ने इन आंसुओं को रंगने ना दिया। खुदा ने इन आंसुओं को रंगने ना दिया। खून के आंसुओं को बेरंग बना दिया। खून के आंसुओं को भी बेरंग बना दिया। मुकद्दर में सब कुछ कहां इस जहां में। कभी सन्नाटा तो कभी तकरार है। कभी सन्नाटा तो कभी तकरार है। कभी मंजिल तो कहीं राह है। कभी मंजिल तो कहीं राह है। कभी जीत तो कभी हार है। कभी जीत तो कभी हार है। पर्दा गिरने से पहले कुछ कर जाऊं। पर्दा गिरने से पहले
कुछ कर जाऊं, खाली हाथ यूं ऊपर ना लौट पाऊं, खाली हाथ यूं ऊपर ना लौट पाऊं। तेरे सहारे जीता रहूं मौला, तेरे सहारे जीता रहूं मौला, और तेरे नाम पे हासिल कर जाऊं, और तेरे नाम पे हासिल कर जाऊं। एक और रचना प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है खेल जैसी जिंदगी। गजल से कह दो, गजल से कह दो अभी रात बाकी है, गजल से कह दो अभी रात बाकी है। इस कदर सोना मुमकिन नहीं है, इस कदर सोना मुमकिन नहीं है। अभी तो इल्जाम कागज पे उतारना बाकी है, अभी तो इल्जाम कागज पे उतारना बाकी है। चौसर के खेल सी, चौसर के खेल सी हर दिन सताती है जिंदगी, चौसर के खेल सी हर दिन सताती है जिंदगी। दिल पे वार करके, दिल पे वार करके पीठ थपथपाती है जिंदगी, दिल पे वार करके पीठ थपथपाती है जिंदगी। जिनके घाव चुभते हैं, जिनके घाव चुभते हैं, जाने किस बात पे कातिल सा वार करती है जिंदगी, जिनके जाने किस बात पे कातिल सा वार करती है जिंदगी। जरा सा हंस के दो पल बिता दो, जरा सा हंस के दो पल बिता दो तो मुकर जाती है, जरा सा हंस के दो पल बिता दो तो मुकर जाती है। फकत दिल दुखाकर, फकत दिल दुखाकर मुफ्त में ही लुत्फ उठाती है जिंदगी, मुफ्त में ही लुत्फ उठाती है जिंदगी। मेरे भीतर क्या छुपा है, मेरे भीतर क्या छुपा है, ये राज बताना मुमकिन नहीं। हर दिन सच्चाई का सबक मांगती है ये जिंदगी, हर दिन सच्चाई का सबक मांगती है ये जिंदगी। किसी दिन मिट्टी में मिलकर सब बिखर जाएगा, किसी दिन मिट्टी में मिलकर सब बिखर जाएगा है मालूम मुझे। पर झूठे अरमान जगाकर, पर झूठे अरमान जगाकर कितना मुझे तड़पाती है जिंदगी, कितना मुझे तड़पाती है जिंदगी। अभी दो पल ठहर जाओ, अभी दो पल ठहर जाओ, फिर शायद मुमकिन ना हो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इस अंदेशे से हर दिन डराती है जिंदगी, हर दिन डराती है जिंदगी। अगली रचना जिसका शीर्षक है वक्त का खेल। ए वक्त, ए वक्त तेरा खेल ही निराला है, ए वक्त तेरा खेल ही निराला है। मुझे हरा के भी जीता दिया तूने, मुझे हरा के भी जीता दिया तूने। मेरे दुश्मनों को भी दोस्त बना गया है तू, मेरे दुश्मनों को भी दोस्त बना गया है तू। वो कुछ किए बिन ही हवा में उड़ गए, वो कुछ किए बिन ही हवा में उड़ गए। हम सब कुछ हासिल करके भी जमीन पर ठहर गए, हम सब कुछ हासिल करके भी जमीन पर ठहर गए। तेरी ही रहमत है मौला, तेरी ही रहमत है मौला, तेरा ही सहारा है, तेरी ही रहमत है मौला, तेरा ही सहारा है। कौन अपना कौन पराया, कौन अपना कौन पराया, समझना मुझे आया है। मुझे राह से भटकने मत देना तू, मुझे राह से भटकने मत देना तू। मेरा सारथी बनके पास ही रहना तू, मेरा सारथी बनके पास ही रहना तू। महाभारत के अर्जुन की तरह मेरी कहानी को भी अमर कर देना, महाभारत के अर्जुन की तरह मेरी कहानी को भी अमर कर देना। अंत में सफल हो सकूं, अंत में सफल हो सकूं, कुछ ऐसी कहानी रच देना, कुछ ऐसी कहानी रच देना। अक्सर जीवन में हम ये महसूस करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ तो है, पर साथ में एक ख्याल भी आता है कि वो है लेकिन उसके निशान क्यों नहीं मिलते। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरी रचना तेरे निशान क्यों नहीं मिलते। मैं तुझे ढूंढता हूं, मैं तुझे ढूंढता हूं, भटकता हूं, मैं तुझे ढूंढता हूं, भटकता हूं, पर कदमों के निशान क्यों नहीं मिलते, कदमों के निशान क्यों नहीं मिलते। हवा का झोंका आता है,
हवा का झोंका आता है चला जाता है, दुआओं का कहीं कोई पता नहीं मिलता, दुआओं का कहीं कोई पता नहीं मिलता। मैं तुझसे बातें करता हूँ, मैं तुझसे बातें करता हूँ, सवाल पूछता हूँ, राह तो दिखती है, राह तो दिखती है, पर जवाब नहीं मिलते, राह तो दिखती है पर जवाब नहीं मिलते। मेरी खुशी में तुम, मेरी तन्हाई में तुम, मेरी खुशी में तुम, मेरी तन्हाई में तुम, कहानियों में सुना था तुम्हें, कहानियों में सुना था तुम्हें, हकीकत में नहीं मिलते, हकीकत में नहीं मिलते। गुत्थी में उलझे थे, गुत्थी में उलझे थे, सुलझाने से नहीं सुलझे, गुत्थी में उलझे थे, सुलझाने से नहीं सुलझे। मेरे हर दुख में जानता हूं, मेरे हर दुख में जानता हूं, तेरा मेरा ये रिश्ता तू और मैं ही जानते हैं, तेरा मेरा ये रिश्ता तू और मैं ही जानते हैं। तू तो महसूस होता है मुझे, तू तो महसूस होता है मुझे, पर तेरे निशान क्यों नहीं मिलते, तेरे निशान क्यों नहीं मिलते। एक और रचना पेश करूंगा और फिर इजाजत दूंगा आप लोगों की कि जख्मी दिल के हाथों गजल लिखी जाएगी, जख्मी दिल के हाथों गजल लिखी जाएगी। जैसे राधा थी बरसों तन्हा, जैसे राधा थी बरसों तन्हा, कान्हा के इंतजार में, जैसे राधा थी बरसों तन्हा, कान्हा के इंतजार में। कुछ ऐसे लम्हे काटे हैं, कुछ ऐसे लम्हे काटे हैं, मैंने तुम्हारे एतबार में, मैंने तुम्हारे एतबार में। जैसे कोई नदी सहमी सी, जैसे कोई नदी सहमी सी, रुक गई हो बांध में। कुछ इस तरह ये अश्क रुके हैं, कुछ इस तरह अश्क रुके हैं, मेरी पलकों पर देर से, मेरी पलकों पर देर से। जन्मों से बंधा था जो बंधन, जन्मों से बंधा था जो बंधन, छूट गया अलगाव में। जाने कितने मंजर देखूं, जाने कितने मंजर देखूं, मेरे मन के घाव में, मेरे मन के घाव में। अपनी हंसी से, अपनी हंसी से चुरा लो तुम तन्हाई मेरी, अपनी हंसी से चुरा लो तुम तन्हाई मेरी। ये जख्म बहुत पुराने हैं, घुल जाओ मुझ में रात दिन, घुल जाओ मुझ में रात दिन। ये गजलें सिर्फ बहाना है, ये गजलें सिर्फ बहाना है। मेरी कश्ती में आकर चुरा लो गम मेरे, मेरी कश्ती में आकर चुरा लो गम मेरे। ये अश्क बहुत अकेले हैं, अपने सुर से छू लो धड़कन मेरी, अपने सुर से छू लो धड़कन मेरी। ये अल्फाज तुम्हारे दीवाने हैं, ये अल्फाज तुम्हारे दीवाने हैं। कैसे एक अंधेरी रात के बाद सुबह आती है कि हर सन्नाटे की रात के बाद, हर सन्नाटे की रात के बाद सुबह मुस्कुराएगी, हर सन्नाटे की रात के बाद सुबह मुस्कुराएगी। इस जख्मी दिल के हाथों कुछ गजलें लिखी जाएगी, इस जख्मी दिल के हाथों कुछ गजलें लिखी जाएगी। हर आंसू में, हर आंसू में किसी मीठे ख्वाब का रंग रोशन होकर सताएगा, हर आंसू में किसी मीठे ख्वाब का रंग रोशन होकर सताएगा। कितने ही नगमे लिख लूं, कितने ही नगमे लिख लूं, वो चेहरा फिर से पलकों पे ठहर जाएगा, वो चेहरा फिर से पलकों पे ठहर जाएगा। हर रात, हर रात जाने कौन सी घुटन आंसुओं से बरसकर सीने को चीर जाएगी, हर रात जाने कौन सी घुटन आंसुओं से बरसकर सीने को चीर जाएगी। जख्मी दिल के हाथों कुछ गजलें लिखी जाएगी, जख्मी दिल के हाथों कुछ गजलें लिखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत भरे अल्फाजों से सजाकर आपने जो ये शायरी की किताब बनाई है, ये पाठकों के हृदय तक पहुंचेगी और अपनी जगह बनाएगी, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं हम आपको। और हम कामना करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही लिखते रहें, क्योंकि ये दुनिया लाख बुरा चाहे भी तो ऐसा कर नहीं सकती, ये दुनिया लाख बुरा चाहे भी तो ऐसा कर नहीं सकती। जमाने भर की चाहत को जहर से भर नहीं सकती। बहुत टूटन है, बहुत टूटन है, बिखरन है,
घुटन है मगर तब भी, बहुत टूटन है, बिखरन है, घुटन है मगर तब भी, जब तक गजल और गीत जिंदा है मोहब्बत मर नहीं सकती। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राम अकेला साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहुपठित व्यक्ति हैं। आपके बारे में क्या कहूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं। पीपाड़ शहर से आप हमारे बीच में आते हैं और एक प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आप कार्यरत हैं। आप देश के सारे ही बड़े चैनल पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रसारण होते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी रेडियो स्टेशन से भी आपकी कविताओं का प्रसारण हो चुका है। अखिल भारतीय स्तर के सैकड़ों कवि सम्मेलनों का आप संचालन कर चुके हैं और काव्य पाठ भी कर चुके हैं। देश की अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताओं का नियमित प्रकाशन होता रहता है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित विशेष पुस्तक हेतु रचना का चयन और प्रकाशन आपकी हो चुका है और अनेक प्रतिष्ठित शैक्षणिक व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अपने विद्यार्थियों को और प्रशिक्षणार्थियों को और कार्मिकों को मोटिवेशनल लेक्चर थ्रू मोटिवेशनल पोएट्री बाय डॉक्टर राम अकेला टाइटल से कई सारे सेमिनार और वर्कशॉप्स किए हैं। आपका पहला कविता संग्रह आया था हंसना भी जरूरी है। उसकी लोकप्रियता का ये आलम रहा कि 1 महीने के भीतर ही उसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित करवाया गया। आपकी दूसरी पुस्तक है इश्क का जब सवाल आता है। यह भी लोगों में काफी लोकप्रिय हुई। ऑल इंडिया रेडियो जोधपुर पर बतौर एंकर 3 वर्ष तक आप सेवाएं दे चुके हैं। काव्य पाठ की 8 वीडियो डीवीडी रिलीज हो चुकी है आपकी और यूट्यूब और अनेकों प्लेटफॉर्म्स पर लाखों इंटरनेट यूजर्स द्वारा आपके कार्यक्रमों को सुना जाता है, सराहा जाता है। आपको कई सारे सम्मान मिल चुके हैं जिनमें प्रशासन की ओर से और अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं की तरफ से भी आपको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपको मैं इन 4 पंक्तियों के साथ माइक पर आमंत्रित करूंगी। जिस तरह से आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, तो कहते हैं कि दिया हूँ और दिए का फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं, अंधेरों से कहो रुके उजाला कर रहा हूँ मैं, किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ न बिगड़ेगा कि अब कश्ती पे नहीं खुद पे भरोसा कर रहा हूँ मैं। आदरणीय डॉक्टर राम अकेला साहब। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले माँ शारदा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस समय जोधपुर शहर के सबसे समझदार और सबसे खूबसूरत लोग एक ही जगह पर मौजूद हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई मंच है तो जोधपुर का है और वो ये मंच है जो आपके सामने है। बसंत जिस तरह से 2 माला पहनकर बैठा है, ऐसा लगता है बहुत प्यारा सा आगरा का पैठा है। मेरा छोटा भाई है, हमारे दोनों के बीच में वाईफाई है। ये कनेक्शन बना रहे। खूब सारी दुआएं, खूब सारा आशीर्वाद मेरे छोटे भाई के लिए मैं हमेशा करता रहता हूँ। 1 साल पहले मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, ये असमंजस में था कि किस तरह से पुस्तक तक पहुंचा जाए। तो मैंने एक गुरु के तौर पर जो नाम दिया, उस गुरु के माध्यम से होते हुए आपके बीच में आज पहुंचा है। और जिस तरह की कविताएं, जिस तरह की रचनाएं, जिस तरह की शायरी भाई बसंत ने आज इस किताब के माध्यम से आपको हमें दी है, मुझे लगता है कि एक कमाल की शुरुआत है। और कमाल की जब शुरुआत होती है तो स्टेडियम कभी खामोशी से नहीं बैठता है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाता है। जिस मंच पर आदरणीय हबीब कैफी साहब बैठे हो, तो वहां पर कुछ बोलना अपने आप में बहुत बड़ी गुस्ताखी होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दादा आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, आपसे हम सीखते हैं। आदरणीय जज साहब यहाँ पर बैठे, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अदालत में खड़ा हूँ। अगर कोई गलती हो तो आप माफ करना।
बाद में जो भी हो पेशी को आप बुला सकते हैं, लेकिन अभी जो है मंच हमारा है। आदरणीय पालीवाल साहब, पहली बार मिला हूं, लेकिन बचपन से आपका नाम सुना है, आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। मधुर जी, जिनकी मधुर वाणी ने इस कार्यक्रम को बांधा, यहाँ तक पहुंचाया, आपके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भूप परिवार अपने आप में सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ा है, केवल व्यवसाय ही नहीं। मैंने अभी देखा कि पवन भैया जब यहाँ पर मंच पर आए, कितना अच्छा इन्होंने बोला, तो पवन भैया के सम्मान में एक बार तालियां हो जाए। आदरणीय भूप साहब जब पवन भैया यहाँ पर बोल रहे थे, उनकी आंखों में एक नमी थी, एक एहसास था, एक प्रेम था, एक भावुकता थी। और माँ के बारे में जो बसंत ने लिखा, माँ की आंखों में भी नमी थी, एक भावुकता थी। और जो पंक्तियां बसंत ने पहली कविता के रूप में, समर्पण के रूप में लिखी, तो वो पढ़ के जो है मुझे भी एक एहसास हुआ कि इसके मन में कितना एक भाव जो है। मुझे कुंवर बेचैन साहब की 4 पंक्तियां याद आती है, जैसे पवन भैया यहाँ से उतर के गए और माँ के चरण छुए। तो ये संस्कार हर परिवार में आजकल नहीं मिलते हैं। मैं आपके संस्कारों के लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूँ कि इस दिखावटी दुनिया में भी आप लोगों ने संस्कारों को बचा के रखा है। हो सकता है इस दौर में कुछ अच्छी चीजों के साथ चलने की आपको कीमत चुकानी पड़े, लेकिन उससे घबराना नहीं है। आपको उन संस्कारों को बचाए रखना है, ये आपकी ताकत रहेगा। मुझे कुंवर बेचैन साहब की 4 पंक्तियां उस समय याद आई जब पवन ने जाकर माँ के चरण छुए कि वो सड़क के किनारे शजर की छांव छूता है, इसमें वाह वाह किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे बैठ नहीं आए, और कुछ मैं समझ सकता हूं उनकी पीड़ा अलग है कि खाना कब शुरू होगा, लेकिन हम इस तरह से छोड़ने वाले नहीं है। पहले वसूल करेंगे आपके आने को, उसके बाद भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे। कि वो सड़क के किनारे शजर की छांव छूता है, नगर और गांव लिखा हो तो पहले गांव छूता है। वो सड़क के किनारे शजर की छांव छूता है, नगर और गांव लिखा हो तो पहले गांव छूता है। कुंवर इस दौर में भी उसकी आंखों में शराफत है, वो झुककर आज भी अपने बड़ों के पांव छूता है। वो झुककर आज भी अपने बड़ों के पांव छूता है। और जो बहनों ने, भाभियों ने जब खड़े होके तालियां बजाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये परिवार का जो संबल है, शक्ति जो है, निश्चित तौर पर एक सकारात्मक सोच के साथ आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। आपने लिखा, पहले दिखलाता था तुझे, अब अंदर ही रो लेता हूं मां। तूने कभी हाथ छोड़ा नहीं, अब बिन मतलब कोई हाथ भी नहीं मिलाता मां। ये एक दर्द जो है, एक एहसास, एक कशिश। मैंने बसंत की पूरी पुस्तक की सारी रचनाएं पढ़ी है, मुझे सौभाग्य मिला कि विमोचन से पहले, और मैं तो बधाई उनको भी देना चाहता हूं जिन्होंने इसकी पैकिंग की। हमारे जाने के बाद उनको अतिरिक्त माला पहनाई चाहिए। बड़ा संघर्ष करना पड़ा मुझे उसको खोलने के लिए। तो मैं इस बात को इससे जोड़ना चाहता हूं कि एक अच्छी पुस्तक को जन्म लेने में कितनी पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक बात और है कि कहीं अगर घुटन है, कहीं अगर दबाव है, कहीं अगर अंधेरा है और कहीं एक निराशा है, तो इसका यह मतलब कतई नहीं कि जिंदगी खत्म हो रही है। इसका दूसरा मतलब यह है कि एक बीज उस जमीन से, उस घुटन से बाहर आने वाला है और आने वाले दिनों में एक वटवृक्ष बनने वाला है। तो जिस दौर से निकले हो, निकल चुके हो, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैं तो कुछ भी न था। चंद्रा जी, बड़ी बहन मेरी यहाँ पर बैठी है, आपके हवाले से ये पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं कि मैं तो कुछ भी न था, पर अब कहानी हो गया। वाह करना पड़ता, धीरे धीरे आदत पड़ी, क्योंकि बिजनेस करते वक्त वाह नहीं किया जाता। उस समय वाह मत कीजिएगा। काफी बिजनेसमैन है यहाँ पर, जो साहित्यकार है वो शायद वरिष्ठ ज्यादा है इसलिए नहीं कर पा रहे। मेरे गुरुजी आदरणीय व्यास जी यहाँ पर विराजमान है, प्रणाम करता हूँ आपको। लेकिन वाह सर आप ही कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ वाह करने पर ऊर्जा अतिरिक्त बनती है शरीर की। कि मैं तो कुछ भी न था,
पर अब कहानी हो गया। मैं तो कुछ भी न था, पर अब कहानी हो गया। छू लिए माँ के चरण, कद आसमानी हो गया। छू लिए माँ के चरण, कद आसमानी हो गया। और सब कुछ आजकल आसान है, लेकिन आज के दौर में बनावटीपन से दूर रहना बहुत मुश्किल है। सहज होना, सरल होना, सहज होना, सरल होना बड़ा मुश्किल है। हल होना, सभी के जहन में प्रश्न है, लेकिन हल कोई भी नहीं होना चाहता। सहज होना, सरल होना बड़ा मुश्किल है। हल होना गमों से जन्म लेती है, नहीं आसान गजल होना। गमों से जन्म लेती है, गमों से जन्म लेती है, नहीं आसान गजल होना। द्वेष से जल रहे मन क्यों, जिसको देखो हर किसी से शिकायत है। जिसको भी देखो, ये ताली बजाई, इनको मुझसे भी शिकायत है, फिर भी ये बहुत अच्छे व्यक्ति है जो मेरी हर बात पे ताली बजाते हैं। मैं इनको हर कार्यक्रम में अपने साथ रखता हूँ ताकि माहौल बना रहे। द्वेष से जल रहे मन क्यों, द्वेष से जल रहे मन क्यों, बड़ा मुश्किल है जल होना। द्वेष से जल रहे मन क्यों, बड़ा मुश्किल है जल होना। किसी कड़वे सफर का अर्थ, ये दो पंक्तियां बसंत में आपको सौंपना चाहता हूं। किसी कड़वे सफर का अर्थ बहुत मीठा सा फल होना। किसी कड़वे सफर का अर्थ बहुत मीठा सा फल होना। तो अब मैं अंतिम 5 मिनट आपके लूंगा और इस खूबसूरत सी शाम के लिए आपको पुनः बधाई देना चाहता हूँ। बहुत वरिष्ठ है जज साहब, कह सकते हैं कि संक्षिप्त में अपनी बात कहें, दूसरा और इनको मुकदमा देखना होगा कहीं पे। लेकिन आज जज साहब अनुमति आप, हम पिछले एक कार्यक्रम में हम और इसी तरह से एक युगल की तरह गए थे जिसमें आप मुख्य अतिथि थे और मैं विशिष्ट अतिथि था। तो मुझे लगता है ये जोड़ी अब जो है दूसरी बार यहाँ पर है। सर तीसरा कोई कार्यक्रम हो तो आप मुझे सूचित कर सकते हैं। ये सब कविताओं की मोहब्बत में है और मुझे लगता है हम आपकी अदालत में हैं। अब मैं एक रचना, इस पूरी किताब को निचोड़कर मैंने जो लिखने की कोशिश की है वो सुनाना चाहता हूँ। जो जो बसंत को व्यक्तिगत तौर पे जानते होंगे वो इस रचना को समझ पाएंगे। और आपकी तालियां, आपका आशीष, आपका आशीर्वाद इस बच्चे को मिले। मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में बड़ा नाम बने साहित्य के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में। एक चिराग फिर से जलना चाहता है। आप दर्द और एहसास और कशिश को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक चिराग फिर से जलना चाहता है। एक बच्चा फिर से संभलना चाहता है। एक चिराग फिर से जलना चाहता है। एक बच्चा फिर से संभलना चाहता है। वफा के बदले धोखा मिला है जब से। दुनिया का दस्तूर है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले हम भी गुजरे हैं ऐसी किसी बात से। यूं ही अकेला नहीं बनता कोई इंसान। इस अकेले राम को हरगिज अकेला मत कहो, हर कदम पर साथ इसके वो अकेला राम है। तो कोई चिंता की बात नहीं है कि वफा के बदले धोखा मिला है जब से, तभी से ये खुद को बदलना चाहता है। एक चिराग फिर से जलना चाहता है। टूटने से बेहतर है फिर से खड़ा होना। टूटने से बेहतर है फिर से खड़ा होना। ये सोचकर नए सफर पर निकलना चाहता है। एक चिराग फिर से जलना चाहता है। अगली 2 पंक्तियों पर भी आपकी तालियां चाहता हूं कि कभी शेर, कभी मुक्तक, कभी गजलें सुनाकर एक शुरुआत हुई है, शुभ शुरुआत हुई है। तब कहना चाहता हूं कि कभी शेर, कभी मुक्तक, कभी गजलें सुनाकर ये अपने दर्द को गुनगुनाना चाहता है। कभी शेर, कभी मुक्तक, कभी गजलें सुनाकर ये अपने दर्द को गुनगुनाना चाहता है। खुलकर
इस्तकबाल कीजिए इसके हौसले का, खुलकर इस्तकबाल कीजिए इसके हौसले का। एक नौजवान फिर से मुस्कुराना चाहता है, एक नौजवान फिर से मुस्कुराना चाहता है। और मैं अपनी प्रतिनिधि 4 पंक्तियां आपको सौंपकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं, हबीब साहब के चरणों में रखना चाहता हूं कि दर्द दिल में जो बसाओ तो मजा आए। बिना दर्द के जिंदगी नहीं है, बिना संघर्ष के जिंदगी नहीं है। दर्द दिल में जो बसाओ तो मजा आए, और जख्म सीने से लगाओ। ये शर्मा के बोलने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं कुछ। दर्द दिल में जो बसाओ तो मजा आए, और जख्म सीने से लगाओ तो मजा आए। और रुलाने को तैयार है जमाने वाले, किसी रोते को हंसाओ तो मजा आए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम अकेला साहब। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद है प्रोफेसर सूरज पालीवाल साहब। हम आपका स्वागत करते हैं और अब वह समय आ गया है कि हम आपको माइक पर आमंत्रित करें। आप पूर्व अधिष्ठाता और अध्यक्ष रह चुके हैं साहित्य विद्यापीठ के, और पूर्व कुलानुशासक भी आप रह चुके हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के। आपको 36 वर्षों का अध्यापन का जो है वो अनुभव है। आपके 2 कहानी संग्रह अब तक आ चुके हैं, 11 आपकी आलोचनाओं की पुस्तकें आ चुकी हैं। आप मेक फेयर टीम के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास शिमला में 2006 से 9 तक आप एसोसिएट के रूप में कार्यरत रहे। आपने स्वाधीनता के हिंदी उपन्यासों में जातीय उभार के सामाजिक राजनीतिक कारण 2006-9 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली में अपनी सेवाएं दी हैं। हिंदी की जानी मानी पत्रिकाओं में 150 से अधिक शोध पत्रों का आपका प्रकाशन हो चुका है। अनिवार्य और प्रासंगिक पुस्तकों पर आप नियमित समीक्षाएं अपनी लिखते रहते हैं और संबोधन और वर्तमान साहित्य पत्रिकाओं में नियमित स्तंभ लेखन आपका प्रकाशित होता रहता है और पहल पत्रिका में समकालीन उपन्यासों पर नियमित आप लेखन करते रहते हैं। 30 शोध छात्रों को पीएचडी की उपाधि आपसे प्राप्त हुई है और 100 से अधिक शोध छात्रों को एमफिल की उपाधि भी आपने दिलवाई है। आप 3 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और 1 दर्जन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का समन्वय भी कर चुके हैं। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय संगोष्ठियों में 3 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों में आप व्याख्यान दे चुके हैं। 1 दशक तक वर्तमान साहित्य और अब इरावती त्रैमासिक पत्रिका के आप प्रधान संपादक भी रह चुके हैं। आपने चीन और दक्षिण अफ्रीका की यात्राएं की हैं साहित्य से संबंधित। आपको कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वे बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपको माइक पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आप आशीर्वचन दें। आदरणीय बड़े भाई हबीब कैफी साहब, आदरणीय जस्टिस गोविंद माथुर जी, भाई अकेला जी और बसंत जी और आप सब, अपने शहर में मुद्दत के बाद आप सब लोगों को देखना जाहिर है कि बहुत मन को सुकून भी देता है, खुशी भी देती है और आनंद भी देता है। रहीम का दोहा है, रहमन जो सुख होत है देख बढ़त निज बोध, जो बढ़ियन आँखियन ने रखे आँखिन को सुख होत। बसंत को देख करके मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी साहित्यिक बिरादरी में एक और नया शायर जन्म ले रहा है और इस जन्म के अवसर पर हम सब लोग एक जैसे कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि जो पुस्तक का विमोचन है वो एक प्रकार से उत्सव है। जैसे हम शादियों के बाद, बच्चे के बाद या अन्य और जो शुभ अवसर होते हैं उस पर उत्सव मनाते हैं,
यह भी एक प्रकार का उत्सव है, एक नई कृति और एक नया कृतिकार जब जन्म लेता है तो अपने आप फूल भी, मालाएं भी डाली जाती हैं। जैसे अकेला जी कह रहे थे कि बसंत 2 मालाएं पहने बैठे हैं, बसंत 1000 मालाएं भी पहन ले तब भी कम है। इसलिए कम है कि बसंत का जो परिवार है वो साहित्यिक कितना है, लेकिन साहित्य प्रेमी है। मुझे याद है कि यहाँ जो 5 बत्ती पे जो पहले होटल था, ज्यादातर संगोष्ठियां उसमें होती थी। और मुझे ये भी याद है कि बूब साहब हिसाब नहीं करते थे, जो मुट्ठी में दे दिया कि मेरे पास ये है तो जेब में रख लेते थे चुपचाप। तो ये जो उदारता है साहित्य के प्रति, संस्कृति के प्रति, ये बसंत को मिली है। बसंत को एक बात के लिए विशेष रूप से बधाई, उनका नाम बसंत है और उनके पहले काव्य संग्रह का विमोचन भी बसंत के उत्सव में, बसंत के अवसर पर हो रहा है। ये बसंत ऋतु है और इस बसंत ऋतु के बारे में भगवान कृष्ण ने ये कहा कि मैं ऋतुओं में बसंत हूं, और मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं शायरी में बसंत हूं। बसंत हूं, बसंत का एक अर्थ नहीं है और ये कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां ज्यादातर लोग साहित्य के भी हैं। बसंत ऋतु जो एकदम सूखा हुआ पौधा है, सूखा हुआ पेड़ है या सूखा हुआ मनुष्य भी है, उसमें हलचल पैदा करता है, उसको तरंगित करता है, उसको पल्लवित करता है, उसको पुष्पित करता है। बसंत ऋतु में बसंत का खिलना निश्चित रूप से ही साहित्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, जब मैं इस संग्रह को पढ़ रहा था तो मेरे मानस में एक बात आई कि हमारे काव्यशास्त्र में कविता पर बात करते हुए आचार्य मम्मट ने यह कहा, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेश वेद रक्षते। यानी काव्य क्यों लिखा जाता है, बसंत के मन में क्यों बात आई कि वो कविता लिखे। वो तो व्यापारी है, सफल व्यापारी है, उसे कविता लिखने की क्या आवश्यकता थी। उसे कविता लिखने की इसलिए आवश्यकता थी कि जो 6 तत्व आचार्य मम्मट ने गिनाए, काव्यम यश से अर्थ करते, काव्य यश के लिए है। यश तो है, यश तो उनके पूर्वजों का है, परंपरा में मिला है, पिता से मिला है, माता से मिला है, परिवार से मिला है। काव्यम यश से अर्थ करते, पैसे के लिए, जाहिर है कि पैसे के लिए तो बसंत कविता नहीं लिखते, पैसे के लिए तो दूसरे काम करते हैं, कविता पैसे के लिए तो नहीं लिखते। व्यवहार में दे, व्यवहार को सीखने के लिए, व्यवहार को सीखने के लिए भी बसंत कविता नहीं लिखते। इसलिए नहीं लिखते कि मैंने पहली बार ही देखा बसंत को, पहले देखा होगा बचपन में कभी इनके छोटेपन में, लेकिन अभी मैंने देखा तो मंच पर भी देखा, पहले भी देखा, आते हुए भी देखा। मुझे लगा कि एक व्यक्ति जो इतना विनम्र है तो व्यवहार तो उसे आता है। शिवेत लक्ष्य पे, शिव की रक्षा के लिए, शिव यानी कल्याण की रक्षा के लिए बसंत इसके लिए कविता लिखते हैं।
न पैसे के लिए लिखते हैं, न व्यवहार के लिए लिखते हैं, न अर्थ के लिए लिखते हैं, न यश के लिए लिखते हैं, फिर क्यों लिखते हैं? बसंत ने ये बात अपने उद्बोधन में कही यहाँ और इस संग्रह में भी है कि मन की जो अभिव्यक्ति है, उस मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक माध्यम बसंत ने तलाशा। कब तलाशा? वो ये लिखते हैं कि मेरे को कविताएं 15 वर्ष की उम्र से मैंने लिखनी शुरू कर दी थी। अब वो 32 साल के हैं, यानी 17 साल हो गए। इन 17 सालों में एक कवि लगातार अपने को मांसता है अपनी अभिव्यक्ति के लिए, उस बात को कहने के लिए जिस बात के लिए वो कहते हैं कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारता, मैं कभी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ता, या मैं अपने कविता के माध्यम से एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूं जो समाज मानवीय है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कोई भी साहित्य समाज को मानवीय बनाने का ही काम करता है। बसंत का भी उद्देश्य यही है। वो बार बार कहते हैं, इस कविता संग्रह में भी कहते हैं और यह मंच पे भी कह रहे थे कि मैं अपने उपकार, यानी जो जीवन से जो मुझे मिला है, मैं उन चीजों को व्यक्त करना चाहता हूं। कविता, कहानी, उपन्यास के बारे में ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति के अनुभव जीवन के इतने हैं कि यदि वो लिखना चाहे तो एक महाकाव्य लिख सकता है, एक उपन्यास लिख सकता है बृहत। लेकिन शायरी तो 2 पंक्तियों में कहने वाली एक वो है, विधा है। 2 पंक्तियों में अपनी बात कह देना छोटी बात नहीं है। ये शेर में ही कहा जा सकता है। और मुझे पता नहीं है कि उन्होंने शायरी को क्यों चुना। कविता करना ज्यादा सरल था, वे कविता में भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना क्षेत्र शायरी चुना। इसीलिए चुना कि यहां मंच पे भी देखा होगा, उनका उच्चारण एकदम साफ है। उर्दू वही बोल सकता है जिसका उच्चारण साफ है। बसंत के पास वो शैली है, वो भाषा है, भाषा की पकड़ है, उसका उच्चारण है और उसकी समझ भी है। आपके पास ये 2 उच्चारण है, आपके पास शब्दों का एक पूरा लवाजमा है, लेकिन कहां शब्द कैसे प्रयोग करने हैं ये सब नहीं है, तो शायरी में अपनी बात नहीं कह सकते। मेरे उस्ताद शहरियार साहब का एक शेर है, घर की तामीर तसव्वुर में ही बन सकती है, मेरे नक्शे के मुताबिक ये जमीन कुछ कम है। एक शायर कल्पना करता है, तसव्वुर करता है, इसकी कल्पना करता है। मैं ये नहीं मानता कि जो बसंत यहां बता रहे थे या इस जो किताब में है, इतने कष्ट, इतनी पीड़ा, इतने दुख ये उन्हें मिले होंगे, लेकिन प्रयोग इसलिए किए बसंत ने कि एक करके कष्ट या एक शायर की तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं होती। यदि केवल अपनी तकलीफ है तो वो उन बातों को तो कहीं भी कैसे भी कह सकता है। उसे शायरी की क्या आवश्यकता है? शायरी की इसलिए आवश्यकता है कि वो समाज के तमाम दुखों को, समाज की तमाम अमानवीयताओं को, समाज की तमाम असामान्य स्थितियों को जब वो शायरी में लाता है तो अपना बना करके लाता है। और मुझे खुशी है कि बसंत में यह क्षमता है
कि वो हमारे पूरे समाज के दुखों को अपना बना करके शायरी में प्रस्तुत भली भांति करते हैं। एक कवि के साथ, एक शायर के साथ या एक अफसाना निगार के साथ ये खूबी होती है कि वो दुनिया में जो देखता है वो अपना बना के उन्हें किस रूप में प्रस्तुत करता है, या अपने दुखों को समाज का बना करके किस रूप में प्रस्तुत करता है। दोनों ही चीजें आती हैं कि हम कैसे सामाजिक जीवन के अनुभवों को अपना बना करके प्रस्तुत करें, या अपने अनुभवों को समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम उन्हें व्यक्त करें। इस कला में बसंत पीछे नहीं है, और मुझे खुशी है कि वो बार बार इस बात को कहते हैं कि ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना जीवन है। जाहिर है कि 32 साल की उम्र मेरी उम्र के देखे से तो बहुत कम होती है, लेकिन 32 साल की उम्र वैसे भी बहुत होती है। वो अनुभव उनके पास है, और उन अनुभवों को जिस तरह से वो व्यक्त करते हैं, मुझे लगता है कि बसंत के देवदूत की तरह आगे बढ़ेंगे। गोप साहब को इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने नाम बसंत रखा है इनका। और मुझे जब मैंने नाम पढ़ा, मैं तो इस जो ग्रांड बसंत को ही जानता था, लेकिन जब मैंने देखा कि एक ग्रांड बसंत और है, और ये पहला अवसर है मेरे इतने बड़े जीवन में, अनुभव में, कि पूरा परिवार एक अपने बच्चे के शायर होने में खुशी मना रहा है। मुझे याद है कि महादेवी वर्मा के यहाँ एक बार प्रेमचंद गए, तो महादेवी वर्मा कहीं व्यस्त थी। प्रेमचंद बैठे थे तो एक शख्स आए कि वो दीदी तो अभी व्यस्त हैं, तो उन्होंने पूछा किसी कवि के बारे में, तो उन्होंने ये क्या करता है? उनके ये तो कुछ नहीं करता है, कुछ तो करता होगा, ये कुछ नहीं, कविता लिखता है कोई। तो जिस समाज में कविता को ऐसे माना जाता हो कि वो आदमी कुछ नहीं करता, केवल कविता लिखता है, उस कविता के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जाए और पूरा परिवार खड़े होकर के तालियां बजाए, मैं इस बात के लिए गोप साहब की सलाम करता हूँ। और एक परिवार अपने बच्चों को इस तरह से प्रश्रय देता है, इस तरह से आगे बढ़ाता है, और एक समाज, तो हम भी उसी परिवार के लोग। जैसा मैंने रहीम का दोहा सबसे पहले कहा था, रहमन जो सुख होत है देख बढ़त निज गोत। हमारा गोत क्या है? हमारा गोत यही है, आप ही का गोत है, साहित्य का ही गोत है हमारा। जब हमारा गोत्र बढ़ता है तो हमें अच्छा लगता है कि हमारी बिरादरी के लोग, हमारे साहित्य के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और यह शाम, आज की यह सुंदर शाम इसलिए भी याद की जाएगी कि इसके जो मेरे ख्याल से बसंती संभालते हैं शायद इस होटल को, कि इस होटल के संचालक या मालिक के बेटे शायरी कर रहे हैं, और शायरी कर ही नहीं रहे, बल्कि उस शायरी को सुनने के लिए इस शहर के तमाम नामी लोग आए हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। उनकी इस क्षेत्र में आने के लिए, स्वागत करने के लिए हम सब लोग आए हुए हैं। इसके लिए मैं बसंत जाहिर है बहुत भाग्यशाली हो कि इतना बड़ा परिवार आप लोगों को मिला है, और इस परिवार को, जो साहित्यिक परिवार है, जो सांस्कृतिक परिवार है, जो साहित्य को प्रेम करता है, साहित्य को बढ़ावा देना चाहता है, यह ऐसा परिवार है। कविता या शायरी निश्चित रूप से
2 और 2 का तो कोई गुणा भाग नहीं है। तो जो निरा भाजी का है कि 2 और 2 का जोड़ 17 4 कहाँ होता है, बड़ी समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो जिसमें ये नादानी आ जाती है वह शायरी में आता है, और मुझे विश्वास है वह नादानी बसंत में है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर आपका। आपके बोधन से पूरा जो हॉल है वो मंत्रमुग्ध हो गया, और सब यही चाह रहे थे कि बस आप बोलते जाएं और हम सभी सुनते जाएं। आप जैसे प्रभावी वक्ता आज के हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। और आपके लिए ये चंद पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आप जयपुर से यहाँ पधारे हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, कि हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। और हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद, हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और वो समय आ गया है जब मैं गुस्ताखी करूं एक ऐसे व्यक्तित्व को मंच पर बुलाने की जो कि सभी को फैसले सुनाते आए हैं, आदेश देते आए हैं। तो सर, पहले तो क्षमा चाहूँगी आपसे। आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं परम आदरणीय न्यायमूर्ति माननीय गोविंद माथुर साहब। आपने अपने चीफ जस्टिस के रूप में कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के निडर रक्षक के रूप में पहचान बनाई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और हम चाहते हैं कि आपका ये रूप सदा बना रहे। आप बहुत अच्छे जिम्नास्ट भी रहे हैं, और अपनी शिक्षा के दौरान या जब आप शिक्षा ले रहे थे उस दौरान, यानी कि बाल्यावस्था में, आपने कई सारे डिबेट में भी हिस्सा लिया है, और आप एक प्रतिभावान छात्र के रूप में हमेशा रहे हैं। 1983 में जोधपुर विश्वविद्यालय से आपने कानून की डिग्री पाई, और विश्वविद्यालय स्तर पर कई सारे डिबेट प्रतियोगिताओं में आप प्रतिभागी रहे। 1983 में ही वकालत आपने शुरू की अपने ही बड़े भाई श्री N. माथुर साहब के सानिध्य में, जो कि वरिष्ठ वकील रहे, और उसके साथ ही जोधपुर उच्च न्यायालय में आपने, जो कि बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए और सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में आप उपाचार्य भी बने। 2 सितंबर 2004 को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आप नियुक्त हुए, और 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद को आपने संभाला। 14 नवंबर 2018 को उसी को यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आप मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए, और 13 अप्रैल 2021 को अपने कार्यकाल से आप सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में नियुक्त हुए। अकादमी से आपकी गहरी रुचि है, और भारतीय कानून संस्थान राजस्थान अध्याय के कार्यकारी अध्यक्ष आप रहे हैं। NLSU बेंगलोर और NLU जोधपुर के कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे हैं, और वर्तमान में NLU जोधपुर के कार्यकारी परिषद के आप सदस्य हैं। संगीत और स्वर और कला में आपकी काफ़ी रुचि है, और कुछ भी नया एक्सप्लोर करने के लिए आप हमेशा इच्छुक रहते हैं। माँ शारदे की आप पर बड़ी ही कृपा है। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपको माइक पर आमंत्रित करती हूँ आशीर्वचन देने के लिए। तो कहते हैं ना कि हर जगह इत्र नहीं महका करते, हर जगह इत्र नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच में, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको माइक पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सूरत पालीवाल साहब के इस बहुत विद्वतापूर्ण और सारगर्भित वक्तव्य के बाद शायद कुछ शेष नहीं रहता है कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा मौका है
यहाँ पर दिल इस बात के लिए नहीं मानता कि कुछ कहा न जाए। आज के समारोह के अध्यक्ष आदरणीय हबीब कैफी साहब, मेरी युवावस्था से मेरे घनिष्ठ मित्र डॉक्टर सूरज पालीवाल, आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राम अकेला साहब, कार्यक्रम का संचालन कर रहे मधुर जी, और आज के कार्यक्रम के नायक मंच में विराजमान बसंत जी, इस सभागार में उपस्थित बूब साहब, चंद्रा जी, बूब परिवार के अन्य सदस्यगण, सभी सुधीजन, आप सभी का आभार, प्रणाम कि मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर आने का यह मौका आपने दिया। फागुन मास का पहला दिन है और साहित्य की दुनिया को एक नए रंग से परिचित किया जा रहा है और नाम है बसंत। और बसंत, पालीवाल साहब ने कि बसंत कई रूप हैं, कई रंग हैं, ऋतुराज है। इस बसंत के साथ अनूठापन यह है कि जेठ की तपन है। चंद्रा क्या, और चंद्र, और वो भी पूनम के साथ, उसकी शीतलता है। और पवन तो बसंत का आवश्यक अंग है, उसके बिना तो बसंत नहीं है। आप सबका इस नए बसंत के, इस नए स्वरूप, नए रंग, नए रूप, इस उपहार के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं जब भाई बसंत पढ़ रहे थे तो उन्होंने जो पढ़ा उसमें दो कई बहुत खूबसूरत शेर उन्होंने कहे, और जो मेरे को एक बहुत दिल को छूता हुआ लगा, उनमें आपने कहा कि हर सन्नाटे की रात के बाद सुबह मुस्कुराएगी, जख्मी दिल के हाथों कुछ गजलें लिखी जाएगी। एक खूबसूरत सकारात्मक सोच। इस संग्रह के भी जब परिचय के साथ आपने शुरू की थी, कहते हैं चोट जब सीने पर लगती है तो कलम लिखने पर मजबूर होती है। शायद इतना आसान नहीं है। कलम लिखने पर मजबूर तब होती है जब आपके सीने में ऐसा दिल हो, एक इतना संवेदनशील दिल हो जो सिर्फ स्वयं को नहीं, अपने ओले दौड़े को ही नहीं दे। शब्द मिठेश जी का है, मिठेश जी की एक प्रसिद्ध किताब है आपने ओले दौड़े, अपने इर्द गिर्द नहीं, अपने आसपास नहीं। जब आपका दिल सारे समाज की, सारे दुनिया की पीड़ा को अच्छी तरह देख सके, अच्छी तरह समझ सके, तभी आप एक शायर के रूप में सफल हो सकते हैं, एक शायर बन सकते हैं। और ऐसी ही स्थिति के अंदर आपके सीने पे लगी हुई चोट आपके दिमाग से होती हुई आपकी कलम में उतर के आती है। एक ऐसा नौजवान जिसकी पढ़ाई हुई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के रूप में, घड़ाई हुई एक व्यवसायी के रूप में, और वह
उभर के आए एक शायर के रूप में निश्चित रूप से ये एक ऐसे दिल, ऐसे दिमाग का करिश्मा है जो सारी दुनिया की पीड़ा को समझ सकता है, अपनी पीड़ा से औरों की पीड़ा को जोड़ सकता है। मैं देख रहा था कि एक सकारात्मक सोच, सिर्फ पीड़ा को ज्यों के त्यों धर देना वो काफी नहीं होता, उससे आगे एक सकारात्मक सोच, एक हल्के और आगे ले जाना। आपने कहा कि हल हूं मैं देख रहा था इसी में अभी कि कुछ आप ही ने लिखा कि वक्त की इन बेड़ियों से आजाद होना चाहता हूं, मैं किस्मत को बदलकर खुद का मुकद्दर लिखना चाहता हूं। एक गुमनाम खत लिखना चाहता हूँ खुदा के नाम, उसकी दुआओं को बुलंद मेरे इरादों में महफूज रखना चाहता हूँ। एक जिंदगी चाहता हूँ जिसमें टूटना बिखरना ना हो शामिल, सीधे रास्ते पर चलकर खामोशी से जीत जाना चाहता हूँ। खामोशी से जीत जाने की एक इच्छा, एक ऐसी ख्वाहिश, ये इंगित करती है कि आपका सोच कितना सकारात्मक। ये वही शायर है जो अपनी इस, हालांकि जैसा पालीवाल साहब ने कहा कि ये 17 साल तक मंजे हैं और बिना मंजे निश्चित रूप से नहीं लिख सकते, लेकिन आपके परिचय की इस शुभ वेला में और बल्कि प्रातःकालीन उषा की घड़ी में अगर ये लेखक लिखता है, ये कवि शायर ये कहता है, एक उदास ख्वाब से पीछा छुड़ाकर, एक उदास ख्वाब से पीछा छुड़ाकर सितारों से बात करना चाहता हूं, मैं सुबह होने से पहले खुद से रिहा होना चाहता हूं। बहुत अच्छा। निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली हूं, हम सब भाग्यशाली हैं। हमारी आंखें इस बात की गवाह है कि हम एक नए शायर को इस शहर के अंदर आगे बढ़ते हुए, उसको अंकुरित होते हुए देख रहे हैं। अभी समय नहीं लूंगा, डॉक्टर राम अकेला साहब, पालीवाल साहब काफी कुछ बोल चुके हैं। मेरे पास सिर्फ शुभकामनाएं हैं, बधाई है, और ये मेरा भतीजा है। भरपूर आशीर्वाद, खूब आगे बढ़े, धन बल बुद्धि विद्या रूप यश सब आपके खाते में आए, इसी कामना के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वाद वचनों के लिए। और अब समय हो चला है कि हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय हबीब साहब को माइक पर आमंत्रित करें, जो कि पिछले 5.5 दशकों से कहानी, उपन्यास, नाटक और शायरी के क्षेत्र में सक्रिय हैं। हबीब कैफी हिंदी और उर्दू के प्रतिष्ठित लेखक हैं हमारे देश के। आपकी कई कहानियां कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं और कुछ कहानियों के नाटक रूप भी मंचित हो चुके हैं। अब तक आपके 10 उपन्यास हिंदी और उर्दू में प्रकाशित हो चुके हैं और 4 कहानी संग्रह और शायरी की एक पुस्तक और एक हिंदी की शायरी की पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। आपके उपन्यास गमना का असमिया और अंग्रेजी में अनुवाद होकर प्रकाशित हो चुका है और रानी साहिबा उपन्यास का भी अंग्रेजी अनुवाद हो चुका है। आपको कई सारे सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आपकी कथा साहित्य पर कईयों ने शोध कार्य किए हैं और वर्तमान में भी 2 शोधार्थी इस पर कार्य कर रहे हैं। आपको आप ही की इन पंक्तियों से जाना जाता है कि डूबने वाले को पानी में कभी मत ढूंढना, हर किसी की आंख में वह तैरता मिल जाएगा। और माना तुझको ताजमहल का मॉडल अच्छा लगता है। हबीब साहब इसे मॉडल नहीं कहते, वो कहते हैं मॉडल, कि माना तुझको ताजमहल का मॉडल अच्छा लगता है, लेकिन यह भी कैसे ले दूं, इसके भी हैं दाम बहुत। हबीब साहब
आपको इन 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप माइक पर आए कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत स्वागत। साहित्य प्रेमी और अदब दोस्त माथुर साहब, फैसला करने वाले और बड़े दिनों के बाद दर्शन देने वाले पालीवाल साहब, अकेला अपने आप को कहते हैं लेकिन अकेले नहीं हैं। इनका उद्बोधन आपने सुना, बड़े मन से करते हैं और इसके साथ ही जिसको पतझड़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बसंत को ताउम्र ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद बसंत हैं, इनको दिली मुबारकबाद देता हूँ मैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का संचालन करने वाली मधुर आवाज़ की मालिक और मलिका विद्या मधुर परिहार को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस खूबसूरती के साथ, इन अल्फाज के साथ वो संचालन किया है, कर रही है। ज़्यादा कहने का वक्त ये है भी नहीं, क्योंकि मुझसे पहले वालों ने हर कौन से लगभग हर तरह से कह दिया इस कार्यक्रम को लेकर, इनके परिवार को लेके, बसंत परिवार को लेके, माँ बाप को लेके और आपको लेके लगभग सभी वक्ताओं ने कह दिया। मैं एक बात कहकर बैठूंगा, वो ये कि दोस्तों, आप सब अच्छी तरह जानते हैं और महसूस करते हैं कि हमारा परिवार घर है, घर पर है या ये, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारा परिवार असल में ये है। ये परिवार है हमारा लिखने वालों का, पढ़ने वालों का। यहाँ पर इस लाइन में जो फनून लतीफ़ा है, जो आर्ट की दुनिया है, जो कला की दुनिया है, जो संगीत की दुनिया है, इसमें कभी मैंने एक अपने लेटेस्ट उपन्यास में लिखा भी है, जिसके एक ही पाठक यहाँ मौजूद हैं, हरिभाई हरिदास व्यास। उसमें बहुत साफ साफ ये लिखा है, प्रसंगवश, कि जिस किसी में आप पूरी दुनिया में मिसाल ले लीजिए कि जो भी बड़ा लेखक हुआ किसी भी भाषा का, उसने इन बंधनों को, जात पात के, मजहब के बंधनों से आज़ाद होकर बात कही है और इंसान की हमेशा बात कही है। कभी भी वो इन नकली चीज़ों पे यकीन करने वालों में नहीं है और उसी लाइन के ये बसंत खिले हुए हैं। मैं इनको दिली मुबारकबाद देता हूँ। और न सिर्फ ये, क्योंकि मैं करीब से जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ, मैंने देखा और महसूस किया है कि इनको जो ये विरासत में मिली है बातें, ये इनको संभाल के रखिए। जो चंद्रा जी से मिली है, जो जी अम्बूब साहब से मिली है, जो भाई इनके पवन से मिली है, पूरे परिवार से मिली है, इनको संभाल के रखिए। इसके साथ ही जो मैंने महसूस किया है वो ये कि किसी कठोर जमीन पर, किसी चट्टान पर, किसी पत्थर पर कोई भी चीज़ नहीं उग सकती है। उसके लिए निहायत ही नर्म और मुलायम ज़मीन का होना ज़रूरी है, उसमें खाद पानी का होना ज़रूरी है, वहीं से अंकुरित होगी चीज़। तो ये खूबी मैंने बसंत में देखी है। साफ दिल, कोई दुराव छुपाव नहीं, कोई छल कपट नहीं। जो लिखने वाले के, जो आर्टिस्ट के, जो म्यूजिशियन की बुनियादी गुण हुआ करते हैं, वो इस भाई में है, बसंत में है। और मैं ये चाहूँगा कि हमेशा
इन चीज़ों को ध्यान रखें। आपके पास दौलत है या नहीं है, आपके पास बिल्डिंग है या नहीं है, नौकरी है या नहीं है, कोई नहीं देखेगा। आपकी इंसानियत सबसे पहले देखी जाएगी और लिखने वाला, पढ़ने वाला हमेशा इन्हीं चीज़ों को रखेगा। कल भी मैंने एक जगह ये बात कही थी उर्दू के प्रोग्राम में, और वो सरफराज शाकिर के ज़िम्न में कही थी, उसके संदर्भ में कही थी, और आज इत्तेफाक देखिए कि ये इनके ज़िम्न में भी बात सच्ची हो रही है। मैं दुआएं दूंगा और आशीर्वाद दूंगा कि ये वतन हमेशा कायम रहे और इसी तरह आगे बढ़ता रहे। पहली किताब है लेकिन ये आखिरी किताब नहीं है। अगर इब्तिदा ये है तो इंतहा क्या होगी, कोई भी इसकी कल्पना कर सकता है, तस्वुर कर सकता है। और आप सबसे भी मैं ये कहूँगा कि इसे दुआएं दें और इसका माहौल बसंत का बहुत ही साजगार है और साजगार बना रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को सफल बनाया। इसके लिए आप सभी को दिली धन्यवाद और आपका आभार प्रकट करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय J.M. बूब साहब को। मधुर जी, इससे पहले कि बूब साहब आज के कार्यक्रम का विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करें, हम इतनी देर से बहुत सुंदर आवाज में संचालन सुन रहे हैं। मधुर नाम जब इनके जन्म के समय रखा गया होगा तो वाकई में वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। वाकई में बहुत मधुरता से आपने सुंदर संचालन किया और केवल 2 लाइनें अर्पित करती हूँ। फीकी हर चुंदड़ी, फीका हर बंदेज, जो रंग दे रूह को, जो रंग दे रूह को वो असली रंगरेज। तो आज हमारा जो मंच है उसने पूरे सभागृह को, पूरे सभी की रूह को रंग दिया है। इससे पहले कि बूब साहब माइक्रोफोन पर पधारें, मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ पद्मजा जी से कृपया मंच पर पधारें और मधुर जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमती मंजू चितलंगी साहिबा से कृपया पधारें और आपको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। रुचि राठी से कृपया पधारें और आपको शॉल पहनाकर आपका सम्मान करें। मेरी प्रिय प्रगति गुप्ता से कृपया पधारें और आपको साफा पहनाकर सम्मानित करें। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय जस्टिस गोविंद माथुर साहब को कि उन्होंने अपना समय निकालकर हमारे बीच में पधारे, साथ में आभा जी को लेकर आए, ये भी बहुत अच्छी बात रही। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राम अकेला साहब को भी, सूरज पालीवाल साहब को भी, और अध्यक्षता कर रहे हमारे हबीब कैफी साहब का, जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग इस पुस्तक के प्रकाशन में दिया। मैं मधु जी का भी धन्यवाद करता हूँ और बसंत को आशीर्वाद देता हूँ। मेरे परम मित्र, जो मेरा एक ग्रुप बना हुआ है हमारे फ्रेंड्स फॉर एवर, उस ग्रुप में हम 5 सदस्य हैं, श्यामजी भाई, एस.एन. मुंडा साहब, एम.एस. भंडारी साहब और गिरीश चितलंगी साहब। इस ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये वो सब हमारे बीच में मौजूद है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय अर्जुन सिंह जी राजपूत साहब का भी, जो मेरे ब्रदर की तरह ही हैं। और इसके अलावा जो धन्यवाद है सभी पधारे हुए आप लोगों का, अतिथियों का धन्यवाद है। मिठेश त्रिपुरी साहब, हमारे प्रकाश राठी साहब, मैडम बैठी हुई है, मालू जी, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप भोजन के लिए आमंत्रित हैं।